हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे वो उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा, बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा, एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इस फ्लैट वोल्टेज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारे पास एक आइडियल मॉस कैपेसिटर होता है और एक नॉन आइडियल मॉस कैपेसिटर होता है। जब हम एक आइडियल मॉस कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये आइडियल मॉस कैपेसिटर का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉस कैपेसिटर जिसमें आपके पास मेटल और सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन का जो डिफरेंस है वो 0 है। इसका मतलब है कि एक आइडियल मॉस कैप का पहला कंडीशन ये होता है कि आपके मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर फंक्शन दोनों बराबर है। इसका मतलब है, यह मैंने कल आपको दिखाया था, इसका मतलब यह है कि मेटल के फर्मी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम में जाने में जो एनर्जी लगती है वही एनर्जी जो है वो सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम में जाने के लिए लगे। तो ऐसे पर्टिकुलर मॉस कैपेसिटर को हम, आप सभी देख रहे हैं ना, कोई है कि नहीं है भाई? एवरीथिंग इज ओके और नॉट? ऑडियो वीडियो? अचानक मुझे ध्यान गया कि आप कुछ लिखा ही नहीं रहे हैं, बस हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सभी लोग देख रहे हैं ना? तो अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करें और ये हमारे पास वैक्यूम है और इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास फर्मी लेवल मेटल का इधर है और फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर का इधर है, और ये अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो यहां पे एक और लेयर है, यहां पे एक और लेयर है और एक हमारे पास इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी है ऐसा। और अगर मैं इन सब के बारे में सोचूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरे पास और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है मेरे पास। तो ये है आपके पास Q, ये है आपके पास Q मेटल का वर्क फंक्शन और ये है आपके पास है Q सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन सेम है। इसका मतलब है कि ये आइडियल मॉस कैप है। ठीक है, पर्यंत कुमार, सजदा परवीन और अभिजीत राज, 3 लोग बस देख रहे हैं क्या मेरे को? जिंदगी जो है वो इस तरह से तबाह हो जाएगी बाकी लोगों की। ठीक है, सुशांत भी देख रहा है, अतुल भी देख रहा है, राहुल भी देख रहा है, अमन देख रहा है, अमित देख रहा है, सब देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग की जिंदगी बच गई है। तो ये है आपके पास वर्क फंक्शन, मेटल वर्क फंक्शन, सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन अगर बराबर है तो हम उसको बोलते हैं आइडियल मॉस कैप। दूसरा कंडीशन ये है, सेकंड इज दैट, कि हमारे पास कोई भी फिक्स्ड चार्ज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहता हूं? नो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज, फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए एट कहां पे? प्रेजेंट एट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस पे कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि हमारे पास कई बार मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन के समय कि ये हमारे पास मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये सेमीकंडक्टर है, ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये सेमीकंडक्टर है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहां पे कुछ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज खुद से आ जाते हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। तो अगर ऐसे आ जाते हैं तो ये हमारी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली हम जब तक यहां पे कोई वोल्टेज नहीं लगाते तब तक कोई चार्ज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये भी न्यूट्रल होना चाहिए, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए और ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये चार्ज आ जाते हैं तो वो नॉन आइडियल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि नो फिक्स्ड चार्ज। अगर कोई फिक्स्ड चार्ज अवेलेबल नहीं है, कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एट सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस। तो ये सेमीकंडक्टर है और ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दोनों के इंटरफेस पे बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सर ये कहां से आता है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमारे पास जो फैब लैब होता है वो अल्ट्रा क्लीन लेबोरेटरी होता है। अल्ट्रा क्लीन मतलब गजब का क्लीन। वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं डस्ट को? डेट इज पार्टिकल्स पर मिलियन। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं पार्टिकल्स पर मिलियन। तो ये जो है ये मेजरमेंट क्वांटिटी है जिसमें हम किसी भी एनवायरमेंट की प्यूरिटी को डिसाइड करते हैं कि कितने पार्टिकल्स है पर मिलियन डेंसिटी में। तो ये जो है ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इंडिया में जो है वो धूल धक्कड़ बहुत है। यहां पे कोई है, अगर हम लोग पार्टिकल्स पर मिलियन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहां पे धूल या फिर डस्ट जो है वो कम है, तो हम उसको हमारे एनवायरमेंट से ज्यादा प्योर मानते हैं। उसी प्रकार जो फैब लैब होता है, फैब्रिकेशन लेबोरेटरी, जिसकी बात मैं बार बार करता हूं, अमेरिका में है, ताइवान में है, ऐसा बोलता रहता हूं ना, तो इसका मतलब है उन जगह पे जब फैब लैब होता है वहां पे हमारे पास जो पार्टिकल्स है, जो कि हमारे पास सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और मेटल के साथ जिनका प्यार या फिर एफिनिटी गजब का होता है, उसमें से एक पार्टिकल है सोडियम आयोन। एक पार्टिकल है सोडियम आयोन। इसका जो है एफिनिटी या फिर लव या फिर प्यार, इसकी एफिनिटी जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ बड़ा तगड़ा होता है। और ये जो सोडियम आयोन है ये नेचुरली कई जगह पाया जाता है। जैसे हमारे पास हम जो सोप यूज करते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें Na का है। और उसके बाद हम जो फेशियल करते हैं इंडिया में, है ना, गोरे होने के लिए इंडिया वाले फेशियल करते हैं, एग्जैक्टली यही स्पेलिंग होगा मेरे हिसाब से, मैं तो कभी किया नहीं। तो ये जो है ये फेशियल में आप अगर इसके क्रीम को पढ़ोगे, लड़कियों के पास होगा, तो इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप फैब लैब में एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि फैब लैब में अगर आप वीडियो भी निकाल के देखोगे तो वहां पे जो कॉस्ट्यूम, जो साइंटिस्ट जो फैब लैब में काम करते हैं, जो वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो वही कॉस्ट्यूम होते हैं जब हम स्पेस में जाते हैं। तो स्पेस क्राफ्ट में जो भी इंसान जाता है वो जिस तरीके का कॉस्ट्यूम पहना होता है, देखें, पूरा कवर करके ऐसा, या फिर कोरोना के टाइम में डॉक्टर लोग जैसा पहने रहते हैं वैसा कॉस्ट्यूम फैब लैब में इंसान पहनता है। कारण ये है कि फैब लैब में जब वो जाते हैं तो उनके बॉडी में साबुन से नहाएंगे, सोप से नहाएंगे, तो ये सोडियम आयोन जो है वो चिपक जाता है। और जब वो लैब में एंट्री करते हैं तो ये सोडियम आयोन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। और ये सोडियम आयोन जो है ये पॉजिटिव आयोन है। सोडियम मतलब 11, दिस इज 11। तो ये 11 है तो 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन यहां पे हमारे पास 3s1 है। तो ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद ये Na+ आयोन बन जाता है 11। तो इसलिए वजह से सोडियम आयोन, तो ये सोडियम आयोन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बड़ा प्यार होता है, एफिनिटी होती है। फटाक से सोडियम आयोन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सोडियम आयोन जो है वो यहां चिपक जाता है और यहां पे एक न्यूट्रल जगह को चार्ज जगह बना देता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज आ जाता है, और अगर ये फिक्स्ड चार्ज आ गया है तो डेफिनेटली
यहाँ पे। और काफी सारे ऐसे भी हमारे पास इंटरनल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक मॉसफेट को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। कई बार केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है मॉसफेट को बनाने के लिए, उसको वॉश करने के लिए। तो ये भी काफी सारी चीजें होती है जिसके कारण सोडियम आयंस जो है वो आ जाता है। तो वैसे भी दुनिया में आइडियलिटी तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सोडियम आयंस यहाँ पे रहता ही है। तो इसलिए फैब लैब में जो इंसान काम करता है, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उनको नहाना साबुन से मना रहता है। दे कैन नॉट वॉश देयर बॉडी विथ सोप, जो अवेलेबल है उनके लिए अलग साबुन बनाया जाता है फैब लैब, और उनको फेशियल करना तो मना ही होता है। तो जो इंडिया के जो साइंटिस्ट है जो कि या फिर लोग हैं जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होते हैं, वो बिना फेशियल के तो रह नहीं सकते। तो वैसे लोग फैब लैब में काम ही नहीं कर पाएंगे, तो दे कैन नॉट यूज द सोप। तो आई थिंक यू आर क्लियर नाउ कि ये जो सोडियम आयन है ये नेचुरली एक फिक्स्ड चार्ज जो है वो अवेलेबल करवा देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से यहां पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक पॉजिटिव चार्ज आ ही जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये दो तरीका है। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो गेट टर्मिनल का वोल्टेज है वो गेट टर्मिनल का वोल्टेज जो आना चाहिए वो आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो एक आइडियल मॉसफेट था। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो आइडियल मॉस कैपेसिटर था। इसका मतलब है ना तो हम सोडियम आयंस के बारे में जानते थे, ना हम ये जानते थे कि ऐसा कोई केस भी हो सकता है जिसमें मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन एक दूसरे से अलग हो सकता है। ऐसा केस भी हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो आइडियल मॉसफेट था, और हम जो वीजी का बात किए थे, वीजी गेट टर्मिनल का वोल्टेज, जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था √2 ऑफ 2qa into epsilon si into psi s divided by cox divided by psi s, ये जो चर्चा किए थे, या फिर psi s की वैल्यू 25b लगा देते हैं। मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारे पास आया था, तो Vg का वैल्यू जब हम psi s की वैल्यू को 25b लगा देते हैं ऐसा, और ये जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को डिटरमाइन करता है। और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2qa इंटू एप्सिलॉन si इंटू 25b डिवाइडेड बाय cox प्लस psi s, मतलब 25b। ये दोनों जो है वो ऐसा नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप देखिए ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, एक तो हम यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा के पहले वाले केस को समझ लेते हैं जल्दी से। यहां पे जो पॉजिटिव वोल्टेज है इससे हम लोग यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लेयर क्रिएट करते हैं। अब पहले से यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज तो कुछ ना कुछ आयोन्स क्रिएट करके पहले से रख दिया होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है अगर हम लोग यहां पे गेट वोल्टेज लगा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इस गेट वोल्टेज के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स आया है, और बीच में एक नॉन आइडियलिटी पहले से अवेलेबल है जो कि पॉजिटिव है, ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पहले से पीले कलर का क्रिएट करके रखा हुआ है, मान लीजिए ये, तो हम तो गलतफहमी में रहेंगे ना कि हमने वोल्टेज लगाया उसकी वजह से क्रिएट हुआ, और अंदर पहले से वोल्टेज लगा हुआ है उसकी वजह से कुछ क्रिएट पहले से था। इसका मतलब है जो गेट वोल्टेज हम यहां पे निकालेंगे वो मिथक होगा, दैट इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब है यहां कुछ ना कुछ वैल्यू हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में एक नॉन आइडियल केस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि भाई यहां पे कितना वोल्टेज सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर हम नॉन आइडियल केस लेते हैं तो, या किसी केस में ऐड भी करना पड़ सकता है, देखेंगे हम। तो ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। तो पहला वाला केस लेते हैं, पहला नॉन आइडियलिटी जिसमें QM की वैल्यू Q5S के बराबर है। तो अगर हम लोग नॉन आइडियल केस लें तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट नॉन आइडियलिटी ऐसी होगी, फर्स्ट नॉन आइडियलिटी ऐसी होगी कि phi m की वैल्यू जो है वो phi s के बराबर नहीं होगी। ऐसा तो नेचुरली हो भी सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता और क्यों हो सकता है, दोनों केस को देखते हैं। हम तो नहीं जानते ना हम किस टाइप का मेटल ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक मेटल लिए उसमें फर्मी लेवल का पोजीशन यहां पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हाईएस्ट एनर्जी यहां पे है। दूसरा मेटल लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की हाईएस्ट एनर्जी यहां पे है।
तो कोई भी टाइप का मेटल लेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन्स की हाईएस्ट एनर्जी चेंज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की हाईएस्ट एनर्जी चेंज होती है तो वैक्यूम से उस फर्मी लेवल का डिफरेंस जो है वो बदल सकता है। इसका मतलब है फर्मी लेवल के पोजीशन मेटल साइड में डिसाइड करता है कि आपने मेटल किस टाइप का लिया है। आपके पास दुनिया भर में कई मेटल अवेलेबल है, आप सिल्वर ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल, आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ मेटल जो है वो डिसाइड होता है, और इसी से आपका वर्क फंक्शन Q5M जो है वो डिसाइड होता है। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर में ये जरूरी नहीं है कि सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन और मेटल का वर्क फंक्शन सेम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन तो इस पे डिपेंड करता है ना कि आपने डोपिंग कितनी की। क्योंकि अगर आप एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है बेटा, अगर आप एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का पोजीशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास होता है EV प्लस, ये होता है KT/Ln, और उसके बाद होता है NV डिवाइडेड बाय Na। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो EFP नीचे भी आ सकता है, या फिर कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो EFP ऊपर भी जा सकता है। मतलब फर्मी लेवल का पोजीशन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जैसे यहां मेटल के टाइप पे डिपेंड करता है, वैसे यहां किस पे डिपेंड करता है, यहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। डोपिंग कंसंट्रेशन ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि EFP का पोजीशन क्या होगा। यस, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा सर, ये जरूरी है ही नहीं। तो ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, जहां पे भी होगा हो सकता है। तो मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूं कि मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो फर्मी लेवल के वर्क फंक्शन से कम है, ज्यादा है। ओके, ज्यादा ले लिया, ठीक है। मतलब मैं यहां पे ले रहा हूं कि φm जो है वो φs से ज्यादा है। अगर मैं ऐसा केस ले लिया तो क्या होगा, इसका मतलब है ये वाला केस, ये देखिए, ये आपका φs है Q, और ये फर्मी लेवल का है सेमीकंडक्टर साइड का, तो ये ज्यादा है, ये कम है। अगर ऐसा कोई केस है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग मेटल और सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं मान लीजिए, तो हमको ये पता है कि इनका फर्मी लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, और हमने इनको इस तरीके से जोड़ दिया, तो हमारा सारा एनालिसिस तो उस केस का है ना जब मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन सेम है। तो हम एक काम करते हैं कि जब हमारा सारा केस उस टाइप का है कि मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन सेम है, मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन सेम है, उसी केस में तो हम लोगों ने गेट वोल्टेज को निकाल के रखा हुआ है, जो भी हमारा फार्मूला आया है। तो हम लोग फिर से इसका क्यों एनालिसिस करें, हम इसी फार्मूले में कुछ चेंजेस के बारे में सोचेंगे। तो मैंने क्या किया, अगर ऐसा है तो वर्क फंक्शन ज्यादा होने से कम होने से क्या हुआ कि मुझे ये आइडिया हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, सिंपल, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी साइड की ओर जाते हैं। तो बस बात वही है, जब मैं इस तरीके के मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट किया, ये है मेटल, ये है ऑक्साइड, ये है सेमीकंडक्टर, और मैं इन दोनों को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दिया, मुझे ये आइडिया है कि यहां का मेटल का सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन और मेटल के वर्क फंक्शन में ये डिफरेंस है कि सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन जो है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है ना, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेटल का वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो आपके सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है, एनर्जी ये ज्यादा है आपके मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे सर, कैसे 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 दिखाइए। ये देखिए,
ये ज्यादा है ना, तो मतलब यहां की एनर्जी जो है वो ऊपर है, यहां की एनर्जी नीचे है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम में एनर्जी को शो करता है। किसको शो करता है? ये एनर्जी को शो करता है, एनर्जी को शो करता है। तो मतलब साफ साफ मेरे पास केसेस हैं। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम हो जाए। ये तभी हो सकती है जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकला और ये इस डायरेक्शन में जाना चालू किया, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी साइड में चला गया। तो इस केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए तो डेफिनेटली इस केस से क्या होगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। कहां पे? सेमीकंडक्टर साइड में। तो मैंने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे ट्रांसफर कर दिया बाय शॉर्ट सर्किटिंग, सो दैट दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब बराबर हो जाए। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमको ये पता है जब दो बॉडी को इंटरेक्ट करते हैं, डायोड में भी आपने देखा है कि अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं, यहां पे भी हम लोग इसको डायरेक्टली जोड़ सकते थे, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड बीच में आ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली इधर नहीं जाने देगा। तो हम लोग एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में भी करते थे, जब एन टाइप को पी टाइप से जोड़ देते थे तो डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता था और थोड़ी देर बाद दोनों तरफ के फर्मी लेवल सेम हो जाता था। यही तो होता था ना? यस सर। तो यहां भी हम लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ दिया तो यहां के जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली एनर्जी साइड है इससे जुड़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और थोड़ी देर बाद दोनों तरफ की एनर्जी, क्योंकि इंटरेक्शन कर दिया तो इंटरेक्शन में फर्मी एनर्जी लेवल तो सेम हो जाता है, तो फर्मी एनर्जी लेवल सेम हो गया। तो अगर फर्मी एनर्जी लेवल सेम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ वो सोचने की बात है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहां से हो गया, एक एक करके समझते हैं कि सर यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे से यहां ट्रांसफर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के इधर ट्रांसफर हो गए, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है और यहां पे हमारे पास काफी सारे आयोन्स है। यहां पे हमारे पास एक्चुअली में क्या है सर? एक्चुअली में तो हमारे पास यहां पे आयोन से भरे हैं और उसके साथ होल्स है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैसे ही काम किए, इन होल्स का सहारा लेके ऐसे गए होंगे। अगर ये होल्स का सहारा लेके गए होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स अगर उस तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली सर ये होल्स इस तरफ आ रहे हैं। क्योंकि ये तो एरिया इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है ना, ये होल्स का है। तो अगर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो होल्स इस तरफ आ रहे हैं। अगर होल्स इस तरफ आ रहे हैं इसका मतलब है ये जो रीजन है ये रीजन पॉजिटिव बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। तो ये जो रीजन है ये रीजन कैसा बनता जा रहा है? ये रीजन पॉजिटिव बनता जा रहा है। अगर ये रीजन पॉजिटिव बनता जा रहा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव बनने से सर यहां का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, यहां का जो एनर्जी बैंड का जो डायग्राम है उसमें हम मानते हैं कि चलो वो फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी के एनर्जी लेवल्स तो शिफ्ट हो जाएंगे। वही केस। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोग इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें सो डैट आपका फर्मी एनर्जी लेवल दोनों साइड बराबर आ गया, और हमको बड़ी खुशी हुई कि यहां का फर्मी लेवल यहां का फर्मी लेवल बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन जो इसको लाने में आपने जो बदलाव किया है वो बदलाव कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। तो वो बदलाव कहां रिफ्लेक्ट होगा? वो बदलाव बाकी एनर्जी के बेंडिंग से रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास अगर ये पी टाइप का है तो ये हमारे पास फर्मी लेवल है, एक ले लेते हैं, और ये हमारे पास एक ईसी का, ईवी का सबसे ऊपर और ये ईसी का सबसे नीचे।
तो इस केस में हमारे पास ये जो है ये बेंडिंग दिखेगा, ये बेंडिंग दिखेगा और ये भी बेंडिंग दिखेगा। तब जाके ये कंडीशन आएगा कि दोनों तरफ का फर्मी लेवल सेम है। मैं ये बोलना चाहता हूं। तो ये बेंडिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया है बाय इंटरेक्टिंग बोथ, तो उसकी वजह से फर्मी एनर्जी लेवल सिमिलर आ गया है। लेकिन यहां से हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो इसका मतलब है अगर ये बेंडिंग आ गया है तो हमारा एनालिसिस कभी भी बेंड एनर्जी डायग्राम से स्टार्ट नहीं होता है। हमारा एनालिसिस तो फ्लैट बेंड से चालू होता है। मतलब ये जो है इसको हमको वापस से फ्लैट करना पड़ेगा, तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि हम जो गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगाए हैं उसका फॉर्मूला रूट ओवर ट्वाइस ऑफ क्यू 2q Na इंटू एप्सिलॉन SI इंटू साई एस डिवाइडेड बाय COX प्लस साई एस, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। जब तक ये बेंड है तब तक इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर आप क्या करना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मेरे को ये भी बेंडिंग नहीं चाहिए। आप इन दोनों को बराबर कर दिए वो सही है, लेकिन ये बेंडिंग भी नहीं चाहिए। अगर ये बेंडिंग नहीं होगा तभी जाके मैं इस फॉर्मूले को लगा पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया उसमें ये बेंडिंग पहले से नहीं था। ये बेंडिंग इसलिए आया क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया ताकि दोनों फर्मी लेवल बराबर हो गए। दोनों फर्मी लेवल तो बराबर हो गए, लेकिन ये बेंडिंग ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाने से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये बेंडिंग को आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि मेरा फॉर्मूला सही है। तो अब बेंडिंग स्ट्रेट कैसे होगा? बेंडिंग को स्ट्रेट करने के लिए एक तरीका है क्या कि आप इस बेंडिंग को स्ट्रेट करने के लिए, इस पॉजिटिव को आप वापस से स्ट्रेट करने के लिए यहां पे कुछ वोल्टेज लगा दो, क्योंकि यही टर्मिनल आपके हाथ में है जहां पे आप कुछ खेल सकते हो। क्योंकि यहां पे तो अब आप कुछ कर नहीं सकते और ये जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो आपके हाथ में मॉसफेट आने के बाद यही एक तरीका है कि आप गेट टर्मिनल में कुछ ऐसा वोल्टेज लगा दो ताकि ये जो बेंडिंग है ये नजर ना आए। तब हम बोल सकेंगे कि हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। तो सर अगर यहां पे मैं वोल्टेज लगाता हूं और ये बेंडिंग स्ट्रेट होता है तो इसका मतलब है आपके इस गेट वोल्टेज में कुछ ना कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, फिर जाके ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। मेरे को मंजूर है, मैंने बोला। तो अगर मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां गेट टर्मिनल में एक वोल्टेज लगा देता हूं। कितना वोल्टेज लगाओगे ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन एक ही तरीके से हो सकता है कि आपका ये पूरा केस तो उसी वजह से आया है ना कि आपके पास Q phi m की वैल्यू जो है ये आपका ग्रेटर था और Q phi s की वैल्यू लेस थी। इसमें आप देखिए ये आपका मेटल है, ठीक है, और ये आपका सेमीकंडक्टर है। ये दोनों तो एनर्जी है क्योंकि Q से मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन ये तो एक्चुअली वोल्टेज है ना। तो आपको वोल्टेज लगाना है गेट टर्मिनल में, तो आप देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। इतना ही वोल्टेज लगा दो, इसी की वजह से सब पंगा हुआ है। तो आप इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस का अमाउंट यहां पे लगा दो गेट टर्मिनल में और आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि पॉजिटिव को वापस से नीचे लाने के लिए आप यहां पे एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे, तभी जाके यहां पे नेगेटिव आएगा और ये जो है ये नीचे आएगा, मतलब ये वापस से स्ट्रेट होगा। तो इसका मतलब है आपको यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज आप वैसे भी देखिए आपके पास Q phi m की वैल्यू Q phi s से ज्यादा थी, तो आपका phi m की वैल्यू जो है वो phi s, इसमें phi m जो है वो ज्यादा है, phi m जो है वो ज्यादा है phi s से। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास ऐसे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
तो आपको यहां पे इसको वापस से नीचे लाने में पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तब यहां पे नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से इक्वल और सब्सट्रैक्ट होंगे, तो ही जाके आपका ये एनर्जी बैंड डायग्राम फ्लैट होगा। तो आप अगर फाई एम माइनस फाई एस को इसमें ऐड कर दो, ये वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है जो आपको लगाना पड़ सकता है ताकि आप यही गेट फॉर्मूला को इसमें यूज कर सको। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज है, तो इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को लगाने से क्या होगा, जो आपका आइडियल केस था वो वापस आ जाएगा। मतलब ये एनर्जी बैंड डायग्राम फ्लैट हो जाएंगे और आपकी जिंदगी वैसी ही चलेगी। ये देखिए, ये भी फ्लैट हो जाएंगे, ये भी फ्लैट हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर जो भी वोल्टेज लगाओगे वो आइडियल केस का जो था वही लगेगा। तो एकदम सिंपल हो गया सर। तो यहां पे एक डेफिनेशन आता है क्या, कि हम यहां पे फ्लैट बैंड वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या है। सो मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज द वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज एप्लाइड, ये एक वोल्टेज है एप्लाइड एट द गेट टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल में अप्लाई किया जाता है इन ए मॉस कैपेसिटर में लगाया जाता है। इट इज द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल ऑफ ए मॉस कैपेसिटर इन नॉन आइडियल केस, so that the energy band diagram, so that the energy band diagram at silicon dioxide interface, नहीं, energy band diagram at semiconductor surface, sorry, semiconductor surface will become फ्लैट। तो ये देखिए वोल्टेज और ये फ्लैट। तो ये क्या है, इट इज द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल इन ए मॉस कैपेसिटर इन नॉन आइडियल केस, सो दैट एनर्जी बैंड डायग्राम एट सेमीकंडक्टर सरफेस विल बिकम फ्लैट, दैट इज नोन एज फ्लैट बैंड वोल्टेज। फ्लैट मतलब सीधा। तो अगर हम लोग फ्लैट बैंड वोल्टेज को वी एफ बी से रिप्रेजेंट करें तो ये फाई एम एस होता है। इसका मतलब है ये फाई एम माइनस फाई एस की वैल्यू होती है। तो अगर फाई एम जो है वो फाई एस से ज्यादा है, या फिर क्यू फाई एम क्यू फाई एस से ज्यादा, तो आपका फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है ये पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर क्यू फाई एम कम है क्यू फाई एस से, तो आपका फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर ऐसा केस होता है और आपको बोला जाए कि आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज फाइंड आउट करो, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो ऐसा था 2Q NA इंटू एप्सिलॉन SI इंटू 2 लगा दिया, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय CO x प्लस 2 ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला था। इसमें आपको फाई एम माइनस फाई एस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपका फ्लैट बैंड वोल्टेज है, जो कि नॉन आइडियल केस में आपके गेट टर्मिनल में लगाना पड़ेगा। ये एक्चुअली गेट टर्मिनल का वोल्टेज है जब साई एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये कहानी है एक छोटे से नॉन आइडियल केस की, जो काफी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है।
मयंक उपाध्याय अभी सो के उठे हैं क्या भाई साहब? ये मेरे से पूछ रहे हैं सर आज ईडीसी आज फिनिश हो जाएगा ईडीसी? पूरा राम कहानी में सुना दिया और आज नवरात्रि के दिन ये पूछ रहे हैं कि सर राम कौन था? क्लियर है यहां तक? शैल वी मूव ऑन करें? किसको किसको क्लियर नहीं है बता देंगे भाई। जिंदगी में अतुल शॉ को क्लियर नहीं है, वो बोल रहे हैं कंसेप्ट समझ गया बट नॉन आइडियल इसमें क्या है? भाई नॉन आइडियल इसमें यह है कि हम जो केस एनालिसिस किए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप देखोगे तो हमारे पुराने केस में अगर मैंने कहीं बनाया है तो उसमें फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो दोनों साइड कल की क्लास अटेंड किए होंगे ना, मैं आपको ये बताया था कि फर्मी एनर्जी लेवल हमारे हर केस में दोनों साइड में बराबर होता है और यहां पे भी फर्मी एनर्जी लेवल बराबर था और आपने यहां पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया तो ये ऊपर चला गया -QVG। तो प्रॉब्लम उस वाले केस में, नए वाले केस में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो एनालिसिस किया था जिसके अनुसार हम फार्मूला निकाले थे वो फार्मूला आइडियल केस का था। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने जो ये सब फार्मूला निकाला था इस फार्मूले में मेटल का वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन बराबर था, बस यही जिंदगी में यही दर्द है। तो बाकी जो नया केस आया उसमें मान लीजिए मेटल का वर्क फंक्शन और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन बराबर नहीं है तो क्या वही फार्मूला यूज कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं कि नहीं यूज कर सकते, थोड़ा सा प्लस माइनस तो करना पड़ेगा। तो वो प्लस माइनस जो है वो यहां से दिख रहा है। प्रॉब्लम ना इसमें है ना उसमें है, क्योंकि ये जो नॉन आइडियल वाला है यही मॉस्कैप दुनिया में अवेलेबल है। तो ना तो उसमें प्रॉब्लम है ना तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज में है कि हमने क्या किया था पहले और अब जो है केस बदल गया। तो उसको कैसे सेम वोल्टेज लगाओगे तो इन्वर्जन लेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा, सेम वोल्टेज पे नहीं बनेगा। आपको वोल्टेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा या फिर कम लगाना पड़ेगा गेट टर्मिनल में, वही मैं बता रहा हूं। तो वो क्यों है? क्योंकि मेरे को पता है कि क्यों है। काफी लोग ये फॉर्मूला बस बताएंगे, रीजन नहीं बताएंगे कि भाई क्यों लगाना पड़ेगा। अब देखो ये हमारे आइडियल केस जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था वैसे ही हो गया। दोनों का फर्मी लेवल सेम है, सभी एनर्जी बैंड डायग्राम फ्लैट है। अब इसमें फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं जो पीले कलर वाला है। अगर आप शुरू से मेरे को फॉलो कर रहे हो तभी आपको समझ में आएगा, वरना जो है वो आपके समझ के बाहर है। तो बस नॉन आइडियल केस में आपको एक फ्लैट बैंड वोल्टेज एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ठीक है, एक और देखते हैं लास्ट। नबी हसन को क्रिस्टल क्लियर है सर। नॉर्मल कैपेसिटर पे बेंडिंग नहीं होगी ना? अरे ये सब चीजों का बेंडिंग तो रहेगा ही ना। अब आप इसमें भी वही चीज देखना चाह रहे हैं तो इसमें भी जब यहां बेंड होगा तो यहां भी बेंड होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार यहां पे बेंडिंग होती रहेगी, उसमें क्या है ना? तो ये इसको बार बार बेंडिंग देख के कुछ नहीं करोगे। जो बता रहा हूं उस धार में चलो, जिंदगी को धार के साथ बहाओ। हम लोग कहीं और चले जाते हो, दिखाता कुछ रहता हूं, देखना कुछ और चालू कर देते हो। तो वो जो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो बेंडिंग दिखता है वो किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है उसके अनुसार वो दिखता रहता है। तो आप उसके टेंशन मत लीजिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बेंडिंग का अभी हमारे पास
कुछ नहीं है। सर मैं पूछ रही कि नॉर्मल कैपेसिटर में बेंडिंग क्यों नहीं होती। नॉर्मल कैपेसिटर मतलब नहीं समझा मैं। नॉर्मल कैपेसिटर में बेंडिंग क्यों नहीं होती। आई एम नॉट गेटिंग यू। एक्चुअली मैं नेहा मिश्रा, डॉक्टर नेहा, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। नॉर्मल कैपेसिटर में बेंडिंग क्यों नहीं होती। नॉर्मल कैपेसिटर मतलब पहले जो एनालिसिस किया उसको तो हम लोग आइडियल मान के चले ना, हमने उसको अपने अनुसार बना लिया और उसके बाद उसका एनालिसिस कर लिया। अगर आप उसको नॉर्मल कैपेसिटर बोल रहे हैं तो उसको हम लोग को जो अच्छा लगा, जैसे कि मैं मानता हूं कि नेहा जो है वो आइडियल है, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास की बात कर रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मान लीजिए कोई दुनिया में आइडियल है, जैसे गांधी जी है। चलो किसी आप लोगों का एग्जाम्पल लूंगा तो नाराज हो जाओगे। गांधी जी आइडियल है, मतलब गांधी जी आइडियल है। जब मैं ऐसा सोचा तो मैं जिस चीज को आइडियल मानता हूं वो सारे गुण उसमें है, ऐसा मैं सोचा कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते होंगे, उसके बाद वो नहा लेते होंगे, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते होंगे, उसके बाद 9 बजे तक नाश्ता कर लेते होंगे, फिर 1 बजे तक वो जूस पी लेते होंगे, 2 बजे तक खाना खा लेते होंगे, 4 बजे चाय पीते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। ये सब चीज मैं जिस चीज को आइडियल मानता हूं उसको मैंने मान लिया, उसके अनुसार उनका एक एनालिसिस कर लिया। अब किसी ने बोला कि सर वो तो 10 बजे उठते हैं। मैं बोला यार मेरे आइडियल केस की धनिया हो गई। अब 10 बजे उठते हैं तो नहाते होंगे 11 बजे। पहले मैं सोचा कि वो 5 बजे नहाते हैं, तो फिर मैं उससे एडिशन सब्सट्रैक्शन करने लगा कि अगर वो 10 बजे उठते हैं, वो आइडियल नहीं है, तो वो 11 बजे नहाते होंगे, नाश्ता जो है वो 12 बजे करते होंगे, तो सब्सट्रैक्ट हो गया। कहाँ वो 8 बजे नाश्ता कर रहे थे, अब वो 12 बजे नाश्ता करते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये बेंडिंग जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम है, कैपेसिटर बेंड नहीं होता। मतलब आप भांति भांति के एनर्जी बैंड डायग्राम है बेटा, कैपेसिटर तो बेंड ही नहीं होता, कैपेसिटर थोड़ी बेंड होता है। एनर्जी बैंड की बेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड में बेंडिंग तभी होता है जब वहां कोई चार्ज होता है। फिर से एक देखते हैं कि मान लीजिए सिलिकॉन, बड़े मजेदार है ये सब किस्से, बड़े मजेदार है ये सब सोचना। पता नहीं आप लोग को प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को तो गजब प्यार है इन सब चीजों से। एनालिसिस करने में भी मजा आता है और देखते ही प्यार हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके इंटरफेस में मान लीजिए अब एक नए तरीके का आ गया कि अभी तक हमारे पास यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था, सब न्यूट्रल थे। तो अब एक जबरदस्ती, मैंने आपको कई बार बोला कि ये मेटल भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब जबरदस्ती का यहां पे कोई चार्ज आके बैठा है, तो अगर ये बैठा है तो डेफिनेटली इस चार्ज के रेस्पेक्ट में ये मेटल और सेमीकंडक्टर हलचल तो करेंगे ना। तो अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए या फिर इस पूरे मटेरियल को न्यूट्रल, ये पूरा मटेरियल को न्यूट्रल होना जरूरी है, तभी जाके आपका एनालिसिस चालू होगा। तो इतने 3 पॉजिटिव के लिए यहां पे 3 नेगेटिव आ गया समझ लो, और ये जो 4 पॉजिटिव है इसके लिए यहां 4 नेगेटिव आ गया समझ लो। मतलब फिर से पूरा न्यूट्रल तो हो गया, पूरा सॉलिड तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन हमको ना तो यहां पे इनिशियली चार्ज चाहिए था, ना तो इनिशियली चार्ज यहां पे कोई चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला नेगेटिव चार्ज तो चलता है क्योंकि ये गेट साइड में है,
तो इसको मैं कर दूंगा कंपनसेट बाय अप्लाइंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं क्या करूं? सर इसके लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों सोचना पड़ेगा? आपने बोला कि सर ये फिर से आपके एनर्जी बैंड डायग्राम को बेंड कर देगा। अरे हाँ, तुमने तो सही बोला। क्यों बेंड करेगा सर? जब भी यहां नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो उसका इफेक्ट जो है वो यहां के एनर्जी बैंड डायग्राम में दिखता है। अब मेरा एक नॉन आइडियलिटी को हटा देता हूं, अब दोनों जगह का फर्मी लेवल सेम है। अब दोनों जगह का फर्मी लेवल सेम है, क्योंकि अब नॉन आइडियलिटी अलग है। सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये मेरा नया नॉन आइडियलिटी है। तो पहले वाला नॉन आइडियलिटी को मैंने हटा दिया कि अब फर्मी एनर्जी लेवल यहां का मेटल का और फर्मी एनर्जी लेवल सेमीकंडक्टर का सेम है। दोनों को साइमल्टेनियस एनालिसिस नहीं कर सकता मैं। अब सर यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि सर यहां जो पॉजिटिव चार्ज था ना, उसको ये पूरा मटेरियल मिलके कंपनसेट करेगा, ताकि यहां से लेके यहां तक ये मटेरियल न्यूट्रल हो सके। ऐसा मटेरियल खुद से करता है। तो अगर ये न्यूट्रल हो सके तो डेफिनेटली ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा सर? फिर से बेंडिंग हो जाएगी। तेरे को कैसे पता? सर आप ही ने बोला था कि चार्ज अगर इधर पे आ गया तो डेफिनेटली यहां क्या, तो यहां पे फिर से हम लोगों ने ऐसे बना दिया। और नेगेटिव चार्ज है मतलब नीचे। मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, कितने लोग ट्रिक को समझ पाए हैं? कितने लोग ट्रिक को समझ पाए हैं ये मुझे नहीं पता। तो ये जो है ये बेंडिंग हो जाएगी, ये बेंडिंग हो जाएगी। और जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ये वाला गलत बन गया। ये है आपका फर्मी लेवल ना। ये है आपका ईवी और ये है आपका इंट्रिंसिक और ये है आपका ईसी। गलत बनेगा तो बेंडिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये है आपका ईसी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये ईसी है, ये ईवी है और ये है आपका EFI। ठीक है बेटा? तो इसमें हो गया बेंडिंग, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इसमें भी हो गया बेंडिंग और इसमें भी हो गया बेंडिंग। अगर ये बेंडिंग हो गया तो वापस से इसको फ्लैट करना पड़ेगा। अगर इसको फ्लैट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर ये नेगेटिव है तो इसको फ्लैट करना है ताकि अपने फार्मूले को हम यूज कर सके। तो मैं क्या करूंगा, गेट टर्मिनल में एक, ये नीचे चले गया ना, तो इसको वापस से ऊपर लाना है। तो यहां पे मैं एक नेगेटिव वोल्टेज लगा दूंगा, तो यहां पे इसका रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे चला गया नेगेटिव की वजह से, तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये फाइनल हो गया कि गेट टर्मिनल में अगर आप एक नेगेटिव वोल्टेज लगा देते हैं जो यहां की बेंडिंग के लिए जरूरी है, तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा और ये एनर्जी बैंड डायग्राम फ्लैट हो जाएगा। तो अब मैं जो गेट वोल्टेज लगाऊंगा वो मेरा एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे भी एक डेरिवेशन, आप बोलोगे तो डेरिवेशन करवा देता हूं, लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि एक नेगेटिव वोल्टेज लगाना है। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, गेट वोल्टेज इज इक्वल टू, फिर से जो मेरा आइडियल वाला है वो तो लगेगा ही, 2QNA इंटू एप्सिलॉन SI इंटू साई एस की वैल्यू को 2πb, ये जो है ये 2πb डिवाइडेड बाय COX कर दिए, प्लस यहां पे 2πb है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा था चार्ज, उसके लिए जो वोल्टेज मेरे को लगाना है वो QOX, ऑक्साइड चार्ज डिवाइडेड बाय COX, क्योंकि हमको पता है वोल्टेज इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C रहता है। तो इसके लिए हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आप बोलेंगे तो अभी तुरंत डिराइव कर देंगे, लेकिन एडवांटेज नहीं है।
तो ये है आपका फॉर्मूला। यस, ऋषि डॉक्टर राय ने बोला कि मैं नॉन आइडियल केस को आइडियल केस बना रहा हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला देख रहा हूं। बिल्कुल सही ऋषि। तो मैं जो भी यहां पे एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा रहा हूं गेट टर्मिनल में, वो इसलिए लगा रहा हूं ताकि नॉन आइडियल केस को मैं आइडियल केस बना सकूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। तो मेरे पास दो तरीके का फ्लैट बैंड वोल्टेज आया। एक फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है वो मेरा फाई एम एस है, जिसका मीनिंग है कि फाई एम माइनस फाई एस है। और दूसरा फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है वो मेरा है माइनस क्यू ओ एक्स डिवाइडेड बाय सी ओ एक्स। तो ये पर यूनिट एरिया में है। तो अगर मान लीजिए किसी में दोनों नॉन आइडियलिटी रहे, सर ना तो उसका वर्क फंक्शन सेम है, ना तो वहां पे ऐसा एरिया है जहां पे चार्ज नहीं है, मतलब दोनों तरीके का नॉन आइडियलिटी आ गया, तो क्या करोगे सर? मैंने बोला कि तब फ्लैट बैंड वोल्टेज में दोनों को ऐड कर दे, मतलब फाई एम एस भी आ जाएगा माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई सी ओ एक्स भी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरीके की नॉन आइडियलिटी एग्जिस्ट करे। तो मतलब बोथ नॉन आइडियलिटी, बोथ नॉन आइडियलिटी अगर आ गया तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐसा बन जाएगा। तो उस समय आपका गेट का वोल्टेज कैसा होगा अगर बोथ नॉन आइडियलिटी आ गया? तो मैं यहां पे लिख दिया कि अगर बोथ नॉन आइडियलिटी किसी केस में आ जाए, नॉन आइडियलिटी किसी केस में आ जाए, तो आपका जो फ्लैट बैंड वोल्टेज है, आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, फ्लैट तो बैंड तो मैंने लिख दिया, तो आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वीटी वो हो जाएगा रूट ओवर 2QNA इंटू एप्सिलॉन SI इंटू 2 फाइव बी डिवाइडेड बाई COX प्लस 2 और दोनों तरीके के नॉन आइडियलिटी को ऐड कर दो, फाई एम एस माइनस QOX डिवाइडेड बाय COX। समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मॉस कैपेसिटर का। चैप्टर 5।
अब अतुल बोल रहा है वो वीजी होगा। अरे भाई वीजी ही वीटी होता है, वीजी ही वीटी होता है। अगर मैं यहां पे 25 भी लगा दिया तो ये वीटी होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अतुल वीजी ही वीटी होता है अगर साई एस की वैल्यू को 25 भी लगा दो तो। आप लोग गाना गाया करो, क्योंकि गाने से चीजें जो है वो याद रहती है। ये इतना पार्ट क्या है, ये ओवरऑल फ्लैट बैंड वोल्टेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। ए MOS कैपेसिटर इज फैब्रिकेटेड ऑन ए पी टाइप सिलिकॉन वेयर द मेटल वर्क फंक्शन इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां लिखा था, अब कहां चला गया। क्वेश्चन 3 MOS कैपेसिटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये MOS कैपेसिटर इज फैब्रिकेटेड इन ए पी टाइप सिलिकॉन। तो हमको क्या लेना है, हमको एक पी टाइप का सिलिकॉन लेना है। ठीक है, पी टाइप का सिलिकॉन लेना है वेयर द मेटल वर्क फंक्शन इज 4 पॉइंट। तो यहां पे मेटल का वर्क फंक्शन जो है ये 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है। सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या कि नहीं, बता दीजिए, क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा है सर प्लीज। हाँ अभी दिखा बेटा नवराज, तुम्हारा कमेंट अभी दिखा मेरे को। इसके पहले आप क्या लिखे थे, शायद वो स्क्रॉल हो गया होगा। 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी है तो क्यू है। अगर यही वोल्टेज रहता तो सिर्फ 5M होता, और हमको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यूनिट अलग अलग होता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट का। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, ये होता है काई। तो ये क्यू काई है। क्यू काई का मतलब है कि ये कितना है, कल मैंने इसके बारे में बताया था, ये 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये भी दिया है कि EC माइनस EF की वैल्यू जो है वो है आपका 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी दिया है। ये सिलिकॉन के बारे में, वेयर EC एंड EF आर द कंडक्शन बैंड मिनिमम एंड फर्मी लेवल। ठीक है, चलेगा। ऑक्साइड लेयर परमिटिविटी, तो ऑक्साइड लेयर की परमिटिविटी दी गई है, मतलब एप्सिलॉन OX की वैल्यू दी गई है 3.9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻14 फेरेड पर सेंटीमीटर। ये तो हमको याद रहता है। ऑक्साइड थिकनेस मतलब TOX की वैल्यू दी गई है, और ये है हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर। एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी दिया गया है, छोड़ो। इफ द मेजर्ड फ्लैट बैंड वोल्टेज इज -1 वोल्ट,
तो उसका फ्लैट बैंड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो -1 वोल्ट है, चलेगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिक्स्ड चार्ज एट द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस, तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फिक्स्ड चार्ज के बारे में पूछ रहा है। तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में तो कोई चार्ज होता नहीं है, जो भी चार्ज होता है वो मेटल साइड में होता है या फिर सेमीकंडक्टर साइड में होता है। तो इस कहानी के अनुसार हमको ये पता चल जाएगा कि किस किस तरीके का, तो यहां पे अगर फिक्स्ड चार्ज अवेलेबल है और इसके बारे में पूछ रहा है, तो हमको ये पता है कि यहां पे एक नॉनलिनियरिटी तो है। क्या है? जो कि एक कांस्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स्ड चार्ज की वजह से होता है, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड चार्ज की वजह से होता है। तो हमारा एक फ्लैट बैंड वोल्टेज 1, ये तो फिक्स्ड हो गया कि ये क्यू फाई सी डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ क्यू कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया सीओ एक्स का वैल्यू होगा। तो किसी को डाउट है तो यहां पे इसको Q फिक्स्ड चार्ज कर सकता है, क्योंकि हमको पता है ऑक्साइड में कोई चार्ज होता नहीं है, जो भी चार्ज होता है वो मेटल या फिर सेमीकंडक्टर में होता है। तो हमको इन सब भाषा से ये देखना पड़ेगा कि भाई दूसरा वाला फ्लैट बैंड वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हमको एनर्जी बैंड डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक वैक्यूम ले लिए और इन दोनों को डिवाइड कर दिए और यहाँ पे एक फर्मी लेवल ड्रॉ कर दिए, और ये फर्मी लेवल मान लीजिए मेटल का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और वहां हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जो है वो किस टाइप का है? पी टाइप का, क्योंकि पहले ही लाइन में दिया है कि आपका सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप का है, ये गिवन है, देखिए। तो यहां पे सेमीकंडक्टर पी टाइप का है। अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप का है तो फर्मी लेवल का पोजीशन जो है वो वैलेंस बैंड के सबसे अपर मोस्ट स्टेट के बाजू में आपका फर्मी लेवल का पोजीशन होगा। ये मान लीजिए फर्मी लेवल है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? किसको किसको याद है? सर किसी को याद नहीं है? अगर किसी को याद नहीं है तो याद करना चाहिए ना भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये क्या है? ये क्यू काई ऑफ सिलिकॉन है, और यहां पे ये भी दिया है कि ईसी और ईएफ का डिफरेंस भी 0.9 है। तो ये आपके पास 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये हो गया ईसी, और ये हो गया आपके पास EI, और ये हो गया EF। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस भी दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वो क्यू फाई सिलिकॉन होता है, क्योंकि फर्मी लेवल से लेके यहां तक का। तो हमको ये पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा क्यू फाई सिलिकॉन का डिफरेंस, डेट इज हो गया 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 4.9 है और मेटल का 4.1 है, तो इसका मतलब है एक और नॉन आइडियलिटी है इसमें। तो दूसरा नॉन आइडियलिटी किसकी वजह से है? इन दोनों की वजह से, वर्क फंक्शन डिफरेंस। सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन जो है वो 4.9 है और मेटल का वर्क फंक्शन 4.1 है। तो इसका मतलब है एक और फ्लैट बैंड वोल्टेज आपके पास आएगा, डेट इज नोन एज फ्लैट बैंड वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैट बैंड वोल्टेज 2 दे देते हैं इसका नाम। और ये मेटल माइनस सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन डिफरेंस होगा। तो ये कितना है सर? ये 4.1 है, माइनस ये 4.9 है, तो मतलब माइनस 0.9 वोल्ट का
एक और वर्क फंक्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी दिया है कि टोटल फ्लैट बैंड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो -1 वोल्ट है। ठीक है, इट्स इफ द मेजर्ड फ्लैट बैंड वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज -1 वोल्टेज, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे तो -1 वोल्ट आएगा, जिसमें से एक की वैल्यू जो है वो आपने अभी भी कैलकुलेट किया 0.9 है, और दूसरा जो है वो क्यू फिक्स्ड चार्ज डिवाइडेड बाय COX से आएगा। ठीक है ना। तो आपको ये जो क्यू फिक्स्ड चार्ज है यही आपका क्वेश्चन मार्क है। COX की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाय TOX से, सीन्स कर दिए, और एप्सिलॉन OX मतलब एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू TOX। तो ये कितना है, ये सब वैल्यू दिया गया है देखो। तो यहां पे एप्सिलॉन OX 3.9 है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14, और TOX थिकनेस ऑफ ऑक्साइड कहीं दिया था, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन में ऑक्साइड की थिकनेस दी गई है क्या, हाँ 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये जो है ये दिया है 0.1 माइक्रोमीटर, और ये भी आपके पास दिया गया है, ये 3.9 इंटू 8.85 कुछ दिया है ना, यस 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14, इन दोनों का रेशियो ले लो तो COX की वैल्यू आ जाएगी।
हम लोगों ने एक वैल्यू गलत लिख दिया ना, मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो आपका 4.1 है। तो 4.1 से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 4.9 तो ये 0.8 आएगा। मेरी आवाज आ रही है?